चलो अरे भैया, पिछला दो क्लास के ऑब्जेक्टिव हो गया था। पिछले चैप्टर में 3 गो ग्रंथि हम लोग पढ़ चुके थे। पहला ग्रंथि के नाम कुछ ही था, शुक्राशय। पहला के नाम कुछ ही था, शुक्राशय। दूसरा कुछ पढ़े थे, प्रोस्टेट। और तीसरा क्या पढ़े थे, कॉपर। ये तीनों ग्रंथि हो गया था, लेकिन ये तीनों का ऑब्जेक्टिव नहीं हुआ था। आज पहले इसका क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव। चलो बताओ, कॉपर ग्रंथि कहाँ स्थित होता है? पढ़ना है तो पढ़ो, ना तो बैग लेके भाग घर तू। चलिए बताइए, कॉपर ग्रंथि कहाँ स्थित होता है? चारों ऑप्शन में बी होता है, मूत्र मार्ग के दोनों ओर होता है। चलिए तीसरा देखिए, दूसरा है कॉपर ग्रंथि के मुख्य कार्य क्या है? अम्लीयता को नष्ट करना। किसका अम्लीयता को? तो मूत्र मार्ग की अम्लीयता को नष्ट करना। तीसरा बताइए, पुरुष सहायक ग्रंथि में कौन सा चीज शामिल नहीं होता? 3 गो होता है, शुक्राशय होता है, प्रोस्टेट होता है और कॉपर ग्रंथि होता है, लेकिन थायराइड ग्रंथि शामिल नहीं होता। ये कौन ग्रंथि है? तो यह अंतःस्रावी ग्रंथि। चलिए चौथा बताइए, प्रोस्टेट ग्रंथि का स्राव शुक्राश कितना होता है? पूरा सेमिनल द्रव का प्रोस्टेट ग्रंथि कितना % बनाता है? कितना बनाता है? 30%। कितना परसेंट? 30% रे। प्रोस्टेट ग्रंथि है तो ठीक है, प्रोस्टेट ग्रंथि 30% यानी कि 1/3। कितना हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला बोलिए, प्रोस्टेट ग्रंथि के स्राव में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? कैल्शियम। प्रोस्टेट में क्या पाया जाता है? यही प्रोस्टेट नहीं होके शुक्राशय होता था, कुछ हो जाता फ्रक्टोज, लेकिन यहां कुछ हो जाएगा कैल्शियम। क्या तक हो गया था? 5। हाँ कहाँ बीच में से घुस गया। चलिए इसके बाद ये देखिए, शुक्राशय द्वारा स्रावित द्रव में क्या पाया जाता है? प्रोस्टेट में कुछ था कैल्शियम, और शुक्राशय में कुछ हो जाएगा फ्रक्टोज। आगे बताइए, 7वां बताइए, शुक्राशय का स्राव शुक्राणु के लिए क्या कार्य करता है? शुक्राशय से जो द्रव निकलता है उस शुक्राणु के लिए क्या काम करता है? ऊर्जा पोषण प्रदान करता। आगे देखिए, मूत्र मार्ग का कौन सा भाग पेनिस में पाया जाता है? पेनाइल यूरेथ्रा। कौन सा भाग होता है? पेनाइल यूरेथ्रा। इस सब पिछला क्लास में करवा दिया गया है। अगला, इजाकुलेटरी डक्ट कहां से निकलता है और कॉमन डक्ट में प्रवेश करता है? कहां? वास डिफरेंस के अंतिम छोर पर। याद रखना, जब वास डिफरेंस जहां से खत्म होता है वहां से इजाकुलेटरी डक्ट का होता है, स्टार्ट होता है, और कहां? कॉमन यूरेथ्रा में प्रवेश कर जाता है। पुरुष सहायक ग्रंथि द्वारा बनाए गए सेमिनल प्लाज्मा में कौन सा पदार्थ नहीं पाया जाता? हार्मोन नहीं पाया जाता। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहाँ पाया जाता है? ब्रीसन में। कहाँ पाया जाता है? ब्रीसन में कौन बनाएगा? शुक्र जनन नलिका। कौन बनाएगा? शुक्र जनन नलिका। तो बताओ यहाँ कोई रिश्ता है क्या सहायक ग्रंथि से? तो ऑप्शन कुछ हो जाएगा डी। अगला देखिए, शुक्राशय द्वारा स्रावित द्रव शुक्राणु उत्पन्न के कुल मात्रा का कितना? शुक्राशय बताओ, पूरा सेमिनल द्रव का कितना %? 60 से 70%, यानी कि 2/3। के तिहाई? 2/3 भाग का स्राव करता। चलिए यहां से हमको पढ़ना है, यहां से कुछ करना है। चलो आज नया टॉपिक है आज के। देखो अगर तुमसे पूछेगा वीर बताइए, कुछ बताइए वीर, तो वीर के मतलब कुछ होता है कि उसमें
तरल वीर, कौन वीर? तरल वीर के नाम कुछ है सेमिनल प्लाज्मा, कुछ नाम है, इसको क्या बोलते हैं? सेमिनल प्लाज्मा, सेमिनल प्लाज्मा, या इसको बोल सकते हैं सेमिनल फ्लूइड, इसको बोल सकते हैं सेमिनल द्रव। निकलता कहाँ कहाँ से है? तो शुक्राशय से, प्रोस्टेट और कॉपर ग्रंथि से, यानी कि तीनों जगह से जो द्रव निकलता है वही द्रव को हम लोग क्या बोलते हैं? सेमिनल द्रव। क्या नाम देते हैं? बोले ना, यह कथा में नहीं बैठा, लेकिन लास्ट में तो जय बोलना है। ठीक है, बताओ कौन सा द्रव कहते हैं? कहां से निकलता है? कहां से? सहायक ग्रंथि में, कौन कौन ग्रंथि से? शुक्राशय, प्रोस्टेट और कॉपर ग्रंथि से। उसमें कौची मिल गया? अच्छा, शुक्राणु का सहायक ग्रंथि में बन रहा था? नहीं, शुक्राणु कहाँ बना था? वृषण में। शुक्राणु के कोई भी संबंध सहायक ग्रंथि से नहीं है, ये बनता उनता नहीं है, बनता है कहीं और, ई कहीं और बन रहा है, ई कहीं और बन रहा है, और जब दोनों आपस में मिल जाता है तो इसी को क्या नाम देते हैं? वीर। तो एक डिफिनेशन घर पर लिखना है, कुछ लिखेंगे, तुमसे कोई पूछेगा कि वीर क्या है तो आंसर कुछ देंगे, शुक्राणु और सेमाइनल द्रव जब आपस में मिलता है तो उसको क्या बोलते हैं? वीर कहते हैं। तुमसे कोई पूछेगा कि बताइए सेमाइनल प्लाज्मा या सेमाइनल द्रव क्या है, तो क्या बोलेंगे? नर सहायक ग्रंथि से। कौन ग्रंथि से? नर सहायक ग्रंथि। नाम बताइए? शुक्राशय, प्रोस्टेट और कॉपर, ये तीनों से जो निकलता है उसी को क्या बोलते हैं? सेमाइनल प्लाज्मा या सेमाइनल प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है ना। अब तुमसे पूछा कि शुक्राणु क्या है, तो क्या बोलेंगे कि इसका निर्माण वृषण से होता है। इसका निर्माण, या बोलेंगे कि इसका निर्माण वृषण के सेमनीफेरस ट्यूब में होता। ठीक है ना। जो कुछ होता है द्विगुणित की अगुणित, जो अगुणित होते हैं इससे आप काम में जोड़ देंगे, एक काम को जोड़ देंगे कि निषेचन में भाग लेता। तो एक का डिफिनेशन कल है, एक का डिफिनेशन और एक का डिफिनेशन, ये तीनों का डिफिनेशन घर से अपने से कुछ करना है, लिख लेना। अब आता है काम, तुमसे पूछेगा सेमिनल प्लाज्मा के काम बताइए। किसका काम बताइए? सेमिनल प्लाज्मा के काम बताइए। ये बताइए सेमिनल प्लाज्मा समझिए ना, तो एगो जल रहता है, मतलब किसी भी चीज को हमको मालूम है कि शुक्राणु गतिशील है, शुक्राणु को चाहिए है, अब इसको चलना है, इसको कुछ करना है, अब इसको चलने के लिए कोई ना कोई पथ चाहिए, कोई ना कोई माध्यम चाहिए, तो एक माध्यम कोच हो जाएगा, शुक्राणुओं के माध्यम कौन हो जाएगा? सेमिनल प्लाज्मा। जिसे मछली को अगर पानी से निकाल देंगे तो चलेगा, आदमी को धरती से उठा कर बैठा देंगे तो चलेगा, पक्षी को जमीन पर रख देंगे, चाहे पानी में रख देंगे तो नहीं उड़ेगा। उड़ने के लिए उसको क्या चाहिए? आसमान चाहिए, हवा चाहिए। तो कहने का मतलब है कि उसी प्रकार से शुक्राणु को एक स्थान से दूसरा स्थान पर जाने के लिए सेमाइनल प्लाज्मा का उपयोग करता है। तो बोलेंगे कि यह शुक्राणुओं को कुछ प्रदान करता है, पोषण, परिवहन करने में मदद करता है। अब बताओ शुक्राणु रास्ता में चलेगा तो उसको कुछ ऊर्जा भी तो चाहिए। देखो शुक्राणु के पास भी ऊर्जा रहता है, ये मत समझो कि शुक्राणु के पास ऊर्जा नहीं है, यही द्रव से ऊर्जा लेकर चल रहा है, नहीं। शुक्राणु इससे तब तक ऊर्जा लेता है जब तक इसके पास सेमिनल द्रव है। जैसी सेमिनल द्रव खत्म हो गया कहानी, वैसा ही अपन ऊर्जा लगाना कुछ करता है चालू। तो इसके अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, इसके अंदर भी ऊर्जा रहता है, लेकिन इतना कम रहता है कि पूरा दूरी अपने से तय नहीं कर सकता। तो इसके लिए कुछ सेमाइनल द्रव से जो निकलता है उस शुक्राणुओं को कुछ देता है, पोषण प्रदान करने का काम करता है। अगल का था, अगल का काम कि देखो शुक्राणु अगर क्षारीय माध्यम में प्रवेश किया, शुक्राणु कहाँ में प्रवेश किया तो शुक्राणु का हो जाएगा, मर जाएगा। तो शुक्राणु को बचने के लिए, शुक्राणु को जिंदा रखने के लिए इस सेमाइनल द्रव से जो द्रव निकलता है वो क्या करता है कि एक प्रवृत्ति को क्या बना देता है? अम्लीय। जितना रास्ता है उस सब रास्ता को कुछ बना देता है, अम्लीय बना देता है। और जब अम्लीय से क्षारीय बनाता है, क्या बनाता है? अम्लीय से। अब बता आराम से शुक्राणु क्या कर सकता है? जा सकता है। तो यही एक को काम लिख देंगे, 3 को काम लिख देंगे। उधर दे दीजिए। देखिए अब यहाँ क्या लिखेंगे, ये तो हो गया पूरा, ये क्वेश्चन लिखेंगे, कुछ लिखेंगे क्वेश्चन, सेमिनल द्रव का कार, कुछ लिखेंगे सेमिनल द्रव का कार, ठीक है ना। अच्छा तुमसे, अच्छा ठीक है, सेमिनल द्रव का कार। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आता है कुछ शिश्न यानी कि पेनिस, कुछ आता है पेनिस। बोलेंगे कि यह सबसे बाहरी जनन अंग है, कुछ है,
यह सबसे बाहरी जनन अंग। देखिए हम फिगर भी पार के बताए थे, नीचे ऐसे फिगर था, ई वाला जो आगे बढ़ा था, ई ऐसे जाकर ऊपर चल गया था, ई वाला जो संरचना था इसी को क्या बोल रहे थे, शिश्न बोल रहे थे। तो ये बता, नर जनन तंत्र ई वाला पूरा भाग उदर गुहा का रहता है, बाहर रहता है। तो क्या ई लाइन लिख दिए तो गलत लिख दिए हैं कि इस यह बाह्य जनन भाग है। अगल का है एक काम को चाहिए कि यह नर युग्मक को, नर युग्मक मतलब शुक्राणु, नर युग्मक मतलब यह शुक्राणु को मादा प्रजनन तंत्र में कुछ करता है, स्थापित करता है। ठीक है, तो शुक्राणु बन उन गया, सगरों से चल आया, लेकिन उसको मादा जनन तंत्र में भी जाना है, तो एक काम को चाहिए कि नर युग्मक को मादा प्रजनन तंत्र में स्थापित करने का काम करता है। इसमें एक विशेष प्रकार के उत्तक होता है, इसमें कुछ होता है, एक विशेष प्रकार के उत्तक होता है। इसके अंदर बीच में कुछ भरा होता है, उत्तक, कुछ भरा होता है, उत्तक। उत्तक के नाम कुछ होता है, इरेक्टाइल उत्तक, कुछ नाम होता है, इरेक्टाइल उत्तक। याद रखना, इसमें जो उत्तक पाया जाता है, उत्तक के नाम कुछ ही है, इरेक्टाइल, या बोल सकते हैं इसको स्पॉन्जी इरेक्टाइल उत्तक टिश्यू। ठीक है ना। तो इसके अंदर पूछेगा कि बताओ शिश्न का निर्माण किस उत्तक से होता है, तो कुछ बोलेंगे टिश्यू से होता है। जब यह स्पॉन्जी टिश्यू, जब यह स्पॉन्जी, इसका दूसरा नाम कॉर्पस स्पोंजियम, कॉर्पस स्पोंजियम, क्या बोलेंगे, कॉर्पस स्पोंजियम। ये दोनों सेम ही चीज है, ई बोलिए चाहे ई बोलिए। इसमें कौची भरता है, रक्त भर जाता है। तो बताओ शिश्न कौची जाता है, कुछ होता है इरेक्ट यानी कि कठोर, कुछ होता है पेनिस होता है, कुछ होता है कठोर हो जाता है, जिससे वीर मादा प्रजनन तंत्र में आसानी से कुछ कर जाता है, प्रवेश कर जाता है। ये टिश्यू नहीं रहेगा तो बताओ ये मादा जनन तंत्र में कुछ नहीं, शुक्राणु को हम लोग प्रवेश नहीं करा सकते। मतलब इसको कठोर होना कुछ जरूरी है। कठोर करने वाला उत्तक कौन हो जाएगा, कार्पस स्पोंजियम, या कुछ हो जाएगा इरेक्टाइल टिश्यू। इसमें ब्लड भरता है तो ये कठोर हो जाता है। देखना शिश्न का अगला भाग मांसल होता है, उसको क्या बोलते हैं, ग्लांस पेनिस। क्या बोलते हैं, ग्लांस पेनिस। यहाँ देखिए ये जो आगे का भाग होता है जिसको कुछ बोलते हैं, ग्लांस पेनिस कहते हैं। ये एक कवर से ढका होता है जिसको क्या बोलते हैं, फोर स्किन कहते हैं। तो ये मोटा मोटी याद रखना है, इतना से ज्यादा क्वेश्चन बिहार बोर्ड नहीं पूछता। चलिए अगला इस सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना, सेमनीफेरस ट्यूब। बहुत बिहार बोर्ड के दुलरुआ क्वेश्चन है, मतलब कि ज्यादातर एग्जाम में हर साल कभी ना कभी रिपीट ही 1 साल 2 साल के बाद कर देता है। इसको समझने के लिए सबसे पहले वो कोई समझते हैं, डायग्राम। चलिए ये डायग्राम किसका है, सेमनीफेरस ट्यूब किसका है। अब ये डायग्राम में छेड़छाड़ करने से पहले कि हम एक नया डायग्राम बना लेते हैं। देखिए ध्यान से समझना, ये जो इसे बना है, ये जो इसे बना है, ये कौची है, स्कोट्रम यानी कि ब्रिसन कोष। इसमें रहता है ब्रिसन, इसमें क्या रहता है, इसमें ब्रिसन। ये कौची हो गया, आधी ब्रिसन। ऐसे जब हम इसको काटेंगे, जब हम इसको देखो, इसमें इसे लोब था, कुछ था लोब था, और लोब के अंदर नली था, लोब के अंदर कुछ था, इन नली के नाम कुछ था, टेस्टिक्युलर लोब। जब इसको हम इसे काट देंगे, जब काटेंगे बुआ, तो हमको दिखेगा ऐसा। अरे कोई भी गोल चीज को काटेंगे बाहर से दिखेगा तो गोले नहीं दिखेगा। अब इसमें ढेर सारा हमको क्या दिखेगा, नली। क्या दिखेगा, इसमें हमको ढेर सारा क्या दिखेगा, नली दिखेगा। अब ये जो नली है, इन नली के नाम कुछ है, शुक्र जनन नलिका। कुछ नाम इसको, शुक्र जनन नलिका, सेमनीफेरस ट्यूब। ये जो रेड रेड दिख रहा है, एक नाम कुछ है, शुक्र जनन। देखो मैं याद कर लो, ये पढ़ी बतिया में नहीं रहो। इन नली के नाम कुछ है, शुक्र जनन नलिका नाम है। अब यहाँ समझना है हुआ कि ये जो नलिका है, ये भी शुक्र जनन नलिका है, ये भी कौची है, शुक्र जनन नलिका है, ये भी कौची है। जितना रेड वाला दिख रहा है सब शुक्र जनन नलिका है। और इसके बाहर बाहर एगो सेल होता है, इस सेल के नाम होता है अंतराली कोशिका। कुछ नाम होता है, अंतराली कोशिका। कुछ नाम होता है, अंतराली कोशिका। या इसी को क्या बोलेंगे, लीडिंग सेल। क्या बोलेंगे, लीडिंग सेल। इसी को क्या बोलेंगे, लीडिंग सेल। ध्यान से सुनना है, जब हम ब्रिसन को काटे, तो उसके अंदर कुछ नली दिखा, कुछ दिखा, और नली के नाम का दिए, शुक्र जनन नलिका यानी कि सेमनीफेरस ट्यूब। ठीक है। अब नली के बाहर बाहर,
नली के बाहर बाहर कुछ सेल दिखा, उस सेल के नाम दिए अंतराली कोशिका, या उस सेल को क्या बोले, लीडिंग सेल। क्या नाम दिए, अंतराली कोशिका, या क्या नाम दिए, लीडिंग सेल दिए। अब इन लीडिंग सेल के काम कुछ ही है कि एक विशेष प्रकार के हार्मोन बनाएगा, और हार्मोन के नाम कुछ हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। कुछ नाम होगा टेस्टोस्टेरोन, कुछ नाम हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि टेस्टोस्टेरोन का स्राव कौन सा कोशिका करता है, अंतराली कोशिका। अंतराली कोशिका सूक्ष्म नलिका के अंदर पाया जाता है कि सूक्ष्म नलिका के बाहर पाया जाता है, सूक्ष्म नलिका के बाहर पाया जाता है। ये पहले बताइए, अंतराली कोशिका और सेमनीफेरस ट्यूब यानी कि सूक्ष्म नलिका, ये दोनों में कोई सी की दिक्कत है, नहीं दिक्कत। अच्छा ये बताइए, सेल किसको कहते हैं, जोन उ अंग के मुख्य काम करे, मुख्य भूमिका निभाए, मुख्य किरदार निभाए, उसको क्या बोलते हैं, सेल। जैसे किडनी में कौन सा सेल है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या करता है कि यूरिया को छानता है, तो इसीलिए किडनी के सेल को नाम कुछ दिए हैं, नेफ्रॉन। फेफड़ा के अंदर एगो सेल है जेकर काम है, नाम है एल्बुलाई, कुछ नाम है। एकर काम कुछ होता है कि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को विनिमय कर, यानी कि अगर कोई सेल वो अंग के अंदर मेन काम कर रहा है, तो बताइए जो काम के लिए वो अंग जाना जा रहा है उसी को कुछ बोल देते हैं सेल। अब बताइए, ये जो ब्रीसन है इसको हम जानते हैं कि यह शुक्राणुओं का निर्माण करता है, यह शुक्राणुओं का। अब शुक्राणु के निर्माण एकर अंदर कौन कर रहा है, शुक्रजनन नलिका, इसके अंदर कौन कर रहा है, शुक्रजनन नलिका इसके अंदर निर्माण कर रहा है। तो इसीलिए मेन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जब मेन काम कर रहा है तो इसीलिए हम इसको बोल देते हैं कोशिका। कुछ बोल देते हैं, किसका कोशिका, ब्रीसन का, किसका, ब्रीसन का, ठीक है ना। और कोशिका को ही बोलते हैं संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। एक बार आप बोलते हैं, पीछे से बोलना है, बोलना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। बताइए, जब हम ब्रीसन को काटें तो ब्रीसन के अंदर रेड रेड कुछ दिखा, क्या दिखा, चलिए। अब शुक्रजनन नलिका के बाहर कौन सेल था, जोर से बोलो, कौन सेल था। अब अंतराली कोशिका कौन सा हार्मोन बना रहा था, कौन सा हार्मोन बना था। अच्छा, अंतराली कोशिका शुक्रजनन नलिका के अंदर था कि बाहर था, शुक्रजनन नलिका के बाहर था। यानी कि अब पूछा कि ब्रीसन के सेल किसको कहते हैं, शुक्रजनन ब्रीसन का सेल कहते हैं। और सेल को बोलते हैं संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई। तो पूछेगा कि ब्रीसन का संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है, तो शुक्रजनन नलिका को कहा जाता है। इतना अगर कंप्लीट है तो थोड़ा सा यही फिगर को जूम हम और करते हैं। ये मान के चलिए कि अगर हम फिगर के इस भाग को काट लें, किस भाग को काट लें, जब हम इसको काटेंगे तो हमको क्या दिखेगा, जब इसको काटेंगे तो ऐसे दिखेगा, पहले तो गोल दिखेगा, आई गोल के किनारे किनारे हाफ हाफ सेल दिखेगा, दिखेगा। इसके बीच में वो बिचलका दिखेगा, रेड वाला दिखेगा, नहीं दिखेगा। ये जो सब आधा आध कट्टा पूरा दिख रहा है, ये सब कौची है, शुक्रजनन नलिका। देखो यही ना होता है, पढ़ाई से जुड़ के रहेगा, समझ में आएगा, बोल पाएगा। अब मेरा लास्ट सेशन बैठा लेता कहा जाएगा, फतुआ, रिजल्ट लेके, ठीक है ना। तो जुड़ल रहो। तो जैसे देखो यहाँ से काट के लाए, अब कहता लेकिन गौर से देख रहा था कि अच्छा यही वाला ना कटा आधा आधा, तो उसको बोला, ठीक है ना। तो याद रखना है, ये जो दिख रहा है, जितना चीज दिख रहा है, इस सब को क्या बोलेंगे, शुक्रजनन, क्या नाम देंगे, शुक्रजनन नलिका, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए, शुक्रजनन नलिका के बाहर कुछ सेल था, उस सेल के नाम कुछ दे रहे थे, तो ये कौन कोशिका हो गया, अंतराली कोशिका। ये कोशिका का नाम कुछ हो गया, कोई दिक्कत है। जैसे जैसे फिगर में आगे आगे बढ़ रहे हैं, नया नया चीज सब देते रहेगा। अब यहां समझना है कि अंतराली कोशिका जो होगी, ये तो हो गया, ये किसका, कौन सा हार्मोन निकाल बनाएगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। अब ये जो सेल, ये जो नली था, कौन नली था, नली के नाम बताइए, सेमनीफेरस ट्यूब। अब जो सेमनीफेरस ट्यूब था, उस सेमनीफेरस ट्यूब के अंदर एगो परत पाया जाता है, कुछ पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, जनन उपकला। क्या बोलते हैं,
जनन उपकला। देखो पहले को बढ़िया फिगर में देख लो, ये जो तुम देख रही हो इसे बनल बनल कलर का इकोची है जर्मिनियम थी, जर्मिनल एपिथेलियम। क्या बोलते हैं? जर्मिनल एपिथेलियम यानी कि जनन उपकला। जर्मिनियल उपथिलियम यानी कि कुछ जनन उपकला। अभी जो जनन उपकला है ये आगे चलकर कुछ बनाएगा जर्म सेल। क्या बनाएगा? ये आगे बनाएगा कौन सेल? जर्म। कौन सेल बना देगा? जर्म सेल बनाएगा। पहले कुछ था जनन उपकला, कुछ था यानी कि जर्मिनल एपिथेलियम, कुछ था वो आगे चलकर कुछ बनाएगा जर्म सेल। तो ये भी तो जर्म सेल है ना, ये भी कुछ बनाएगा जर्म सेल। और जर्म सेल आगे चलकर बना देगा स्पर्मेटोगोनिया। कुछ बना देगा स्पर्मेटोगोनिया, कुछ बनाएगा बुआ। ये आगे चलकर कौन सेल बनाएगा? स्पर्मेटोगोनिया। अब ये जो स्पर्मेटोगोनिया है, स्पर्मेटोगोनिया आगे चलकर करेगा स्पर्मेटोसाइट। कुछ करेगा आगे बनाएगा स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोसाइट। ठीक है ना, ये स्पर्मेटोगोनिया कुछ बनेगा स्पर्मेटोसाइट। अब स्पर्मेटोसाइट के बाद जो बनेगा उसको बोलते हैं स्पर्मेटिड। कुछ बोलते हैं स्पर्मेटिड, कुछ बनता है स्पर्मेटिड। अब स्पर्मेटिड अंतिम में कुछ बनाता है शुक्राणु। कुछ बनाता है। तो इतना लंबा प्रक्रिया था, ठीक है ना, शुक्राणु बनने का इतना लंबा प्रक्रिया था। अब यहां देख लिए, अब थोड़ा सा ओरिजिनल डायग्राम है इसको देख लेते हैं। देखिए इसको काट के लाएं तो जो किनारे किनारे जो इसे हमको दिख रहा है, ई वाला भाग दिख रहा है, ई वाला भाग दिख रहा है, ई वाला भाग दिख रहा है, ई वाला भाग, आई बीच के जो गोलका भाग है बता उसको कौन सी नाम देंगे? सूक्ष्म नलिका। सूक्ष्म नलिका के जो किनारे किनारे ई गोलका जो सब चारों जो गोलका है उसको क्या नाम देंगे? अंतराली कोशिका। अंतराली कोशिका के अंदर जो हार्मोन बनेगा, कौन हार्मोन बनेगा? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनेगा। कहानी कुछ हो गया खत्म। अब चलते हैं एक अंदर। जब सेल के अंदर, नली के जब अंदर जाएंगे तो नली के अंदर एगो दीवार पाया जाता है। इस दीवार के नाम कुछ हो जाता है जर्म एपिथेलियम। इससे कौन सेल बनेगा? जर्म सेल। ठीक है, अब जर्म सेल बनेगा। ये देखिए जर्म सेल बन गया, इसे क्या बनेगा? जर्म सेल। और जर्म सेल आगे चलकर कुछ बनेगा स्पर्मेटोगोनिया। क्या बनेगा? स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया जो उजला वाला है वो आगे चलकर क्या बनेगा? स्पर्मेटोसाइट। क्या बनेगा? स्पर्मेटोसाइट। अब स्पर्मेटोसाइट जाकर स्पर्मेटिड्स बनाता है। लेकिन देखो ई वाला जो प्रक्रिया है यहाँ से यहाँ तक के, ये हमको आगे पढ़ना है तो उतना छेड़छाड़ नहीं करेंगे तो चलेगा। हम यहाँ से स्पर्मेटिड हटा दिए, यानी कि यहाँ सीधा लिख देना है कि स्पर्मेटोसाइट आगे चलकर कुछ बनाता है शुक्राणु, स्पर्म बनाता है। तो कुल मिला के इतने कहानी था। एगो कहानी आओ समझिए कि इसके बीच बीच में एगो कुछ बनाता है खंभे, पिलर के आकार के सेल। कुछ बनाता है पिलर के आकार के सेल, और उसको नाम कुछ देते हैं सर्टोली सेल। क्या नाम देते हैं? सर्टोली सेल। अब इस सर्टोली सेल के काम कुछ है कि अब इसके अंदर तो पूरा शुक्राणु बन गया, अभी बनने के लिए भी तो ऊर्जा चाहिए। तो हमने कुछ चीज बनाते हैं तो बिना ऊर्जा के थोड़ी कुछ, दुनिया के कोई भी काम बिना ऊर्जा के नहीं हो सकता। तो इसको बनाने के लिए जो ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा कौन सेल देगा? सर्टोली सेल। कौन देगा? सर्टोली सेल। सर्टोली सेल का दूसरा नाम नर्स कोशिका। कौन कोशिका? नर्स के काम कुछ रहता है। नर्स का ब्लड को पूछा नहीं, नर्स के काम होता है मरीज को पोषण देना। अब मरीज को पोषण देने का मतलब कुछ है कि मरीज को बर्गर, पिज्जा, मोमोज खिलाएगा, कुछ कहेगा दवाई सुई लेके जाके कलेजा में भोग दिया, तो मरीज के वही ना पोषण है रे। ठीक है ना, तो कहने का मतलब है कि नर्स वाला काम करता है, इसीलिए इसको कौन सेल कहते हैं? नर्स सेल कहते हैं। अब शुक्राणु बन के कुछ है रेडी। अब जब शुक्राणु को मौका मिलेगा तो कहे कि हम बता देंगे, ठीक है ना, तो बन गया बेचारा कुछ। अब शुक्राणु अब निकल के कहाँ जाएगा? टेस्टे नहीं, रेटे टेस्टिस में। कहाँ जाएगा? रेटे टेस्टी के बाद कहाँ जाएगा? बास डिफरेंस में, यानी कि बास डिफरेंस को नहीं कहते हैं पगलिया। फिर कहाँ जाएगा? शुक्र वाहिनी में। रेटे टेस्टी के बाद कहाँ जाएगा? फिर पहले जाएगा अधिवृषण में, अधिवृषण के बाद कहाँ जाएगा? शुक्र वाहिनी में।
ठीक है ना। तो इतना चीज तुमको क्या करना है, याद करना। अगर इतना सुना है, इतना समझा है, तो इससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव है जो कि तुमको अपने आप से बन जाना चाहिए। हम ला के देखते हैं कितना बच्चा इसको बना पाता। नंबरिंग थोड़ा सा आगे पीछे हो ले, थोड़ा सा ऑल बॉल नहीं होना। चलिए रे, चलो बैटरी डाल दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से अगर पूरा कहानी हम पढ़ लिए हैं तो पूरा पढ़ने के बाद कुछ ऑब्जेक्टिव कर लिया जाए, देखते हैं किसमें कितना दम है ऑब्जेक्टिव करने का। चलिए पहले बताइए, सूक्ष्म नलिका को क्या कहा जाता है? ब्रीसन का संरचनात्मक और सही है। देखो तुरंते सब्जेक्टिव, तुरंते ऑब्जेक्टिव एकदम बढ़िया से हो जाएगा। ईश्वर के बोले तो इसमें सुधरल है, तो नहीं अब लगता कि पीछे। चलिए बताओ, सेमनीफेरस ट्यूब के बीच में पाई जाने वाली अंतराली कोशिका कौन सा हार्मोन का स्राव करता है? किसका स्राव करता है? टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का स्राव करता है। सेमनीफेरस ट्यूब, यही मिलाना था हो नहीं, सेमनीफेरस ट्यूब की आंतरिक सतह पर पाए जाने वाले जनन उपकला किससे बनता है? किससे बनता है? किससे बना होता है? किससे बना होता है? जर्म सेल। किससे होता है? ई बनाता है, इसे बनता नहीं, ई जाके बनाता है। थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो ले, क्या बनाता है तो कुछ बनाएगा, जर्म सेल बनाएगा। चलिए इबला हो गया ना मालिक, नहीं हुआ है। आए देखो, जनन कोशिका के जनन विभाजन से क्या बनता है? जनन कोशिका समझ में आया? जर्म सेल। जर्म सेल विभाजन से कुछ बनाएगा, शुक्राणु बनाएगा। यही क्वेश्चन अगर हम 3-4 दिन बात कराते हैं तो आधा लेकर आंसर नहीं देता। सटोली कोशिका का मुख्य काम क्या है? विकसित हो रहे शुक्राणुओं को पोषण देना। अच्छा ओला नहीं ना समझाए थे जो ने, ठीक है, खाली समझाते थे तो एकदम ऑल बॉल करवा के रख लीजिए। देखिए इस सूक्ष्म नलिका हम समझा दिए थे, लेकिन इसको में नहीं समझाए थे। सूक्ष्म नलिका खाली कोई समझाए थे, फिगर। अब सेम चीज है, वो समझ ले तो कोई दिक्कत नहीं। इसको जल्दी देख लेते हैं। सूक्ष्म नलिका ब्रीसन के कहा होता है संरचनात्मक और, कोई दिक्कत है? फिर बोलते हैं सूक्ष्म नलिका के बीच में जो सेल पाई जाती है उसको कुछ बोलते हैं अंतराली से, या लीडिंग कोशिका कहते हैं, ठीक है ना। सेमनीफेरस ट्यूब के आंतरिक सतह पर कुछ पाया जाता है जनन उपकला, यानी कि जर्मिनल इपिथीलियम। जर्मिनल इपिथीलियम पाया जाता है, जिसके कोशिका से कुछ बनता है, जर्म सेल। सब समझा बोले। अगर जर्म सेल विभाजन होगा किसका निर्माण करता है? शुक्राणुओं का निर्माण करता है। शुक्राणुओं का बनना स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि शुक्र जनन। शुक्राणुओं का बनना शुक्र जनन कहलाता है। जनन कोशिका के बीच में पिलर के समान कुछ सेल पाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? सटोली सेल बोलते हैं। अगर काम को चाहिए शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करेगा। अब ये बात समझ लीजिए, सब समझावल, इससे ज्यादा तो उनके समझावल था। यहाँ था कुछ पता है सटोली सेल के काम, तो क्या लिखेंगे? यह सेल विकसित हो रहे शुक्राणुओं को पोषण देता है। और इकोजी था अंतराली कोशिका, यह टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का स्राव करता है। चलिए इतने ना था हुआ, इतने समझाना था, न भी समझाते तो चलता। क्या मतलब हो गया था उन्हें? 4 नंबर तक हो गया था ना। चलिए बताइए, पढ़ लो ना एक बार। शुक्राणु कोशिका का मुख्य काम कुछ ही है, सटोली कोशिका विकसित हो रहा है शुक्राणु का पोषण देना। ये बताओ लीडिंग सेल का मुख्य काम टेस्ट स्राव करना। आगे बताइए वीर बनाना। वीर बनता है केवल शुक्राणुओं से, कौन वाला ऑप्शन? बी ऑप्शन। आगे देखिए शिश्न को क्या कहा जाता है? बाह्य जनन अंग।
शिश्न के अगला भाग को क्या बोलते हैं? ग्लांस पेनिस कहते हैं। बताओ, ग्लांस पेनिस को ढकने वाली त्वचा को फोरस्किन कहते हैं। निम्न में से कौन सी कोशिका शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करता है? सर्टोली कोशिका। कौन प्रदान करता है? ई को जी बनाएगा टेस्टोस्टेरोन, दोनों सेम है। इस शुक्राणु का बनना तो बच गया कौन? सर्टोली से। ये हो गया है ना? ये हो गया, ये हो गया। चलिए, तो आज के क्लास यहीं पे समाप्त करता। लगभग 20 गो से ज्यादा इस टॉपिक से कोची है, ऑब्जेक्टिव है। तो घरे जाके सब कोची करना है, ऑब्जेक्टिव को पचा लेना, और उसके बाद अगला दिन आना है, नहीं तो फिर डंडा से हम पचा देंगे तुमको।